हेलो दोस्तों, चलो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे चमोली जनपद के बारे में। हम चर्चा कर रहे हैं पिछली क्लासेस से, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं चमोली की प्रमुख भौगोलिक स्थिति क्या है, अन्य चीजें चमोली में क्या क्या चीजें, ठीक है। जो भी विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, सारे तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भौगोलिक स्थिति में इसका एक बृहद हिमालय में विस्तार है, ठीक है। बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय तो है ही है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। और साथ में मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय में इसका विस्तार है, बृहद हिमालय में इसका विस्तार है और ट्रांस हिमालय में इसका विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय राज्य के 6 जिलों में है, मध्य हिमालय राज्य के 9 जिलों में है और शिवालिक हिमालय, जो शिवालिक हिमालय वो राज्य के 7 जिलों में है। तो सारे के सारे पूछे जाते हैं कितने जिलों में है, निम्न में से किस जनपद में नहीं है। यूकेपीएससी आपको इस तरह से टेस्ट करेगा, ठीक है। निम्न में से किस जनपद में बृहद हिमालय का विस्तार नहीं है। तो आपको ये 6 जिले याद रखने हैं, मध्य हिमालय के 9 जिले और शिवालिक हिमालय के 7 जिले। यदि आपके मन में उत्तराखंड का मैप है तो आप स्वयं ही इसको कर जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो प्रमुख चोटियां जो भी हैं सारी इसी में है। राज्य की सबसे ऊंची चोटियां, ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। मतलब राज्य की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां राज्य के किस स्थान पर, किस जिले में पाई जाती हैं, चमोली में, ठीक है। सारी की सारी ऊंची चोटियां कहाँ हैं, चमोली में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत की हाइट कितनी है, 7,817 मीटर, ठीक है, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा कहाँ है, चमोली में स्थित, ठीक है। फिर दूसरा है कामेत। कामेत है 7,756 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7,756 मीटर कौन है, कामेत है। यदि आप अन्य पर्वतों की बात करते हैं तो एक है माणा। माणा पर्वत कितना है, 7,272 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7,272 मीटर, ठीक है। अन्य मैं आपको बताता हूं, देखो प्रमुख पर्वतों की हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसमें नंदा देवी 7,817 मीटर इसकी हाइट है और राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। फिर है कामेत, देखो 7,756 मीटर इसकी हाइट है और राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। फिर देखो माणा 7,272 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। बद्रीनाथ 7,140 मीटर, ठीक है। फिर चौखंबा है 7,138 मीटर। त्रिशूल है 7,120 मीटर, ठीक है। यहां तक आपने याद रखनी, ये है 70-84 मीटर, ठीक है। सतोपंथ है 70-84 मीटर। ये सारे आपने ध्यान रखने। बाकी देखो नंदा कोट भी यही है, हाथी पर्वत भी यही है, देवस्थान, नंदा खाट, नीलकंठ, नंदा घूंगटी, गौरी नरनारायण। नीलकंठ देखो, नीलकंठ मंदिर कहाँ आता है, पौड़ी गढ़वाल में आता है। नीलकंठ पर्वत कहाँ है, चमोली में, ठीक है। तो चमोली में कई सारे पर्वत हैं। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में यदि किसी जिले में पर्वत है तो वो कहाँ है, चमोली में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चमोली का ये एरिया पर्वतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो प्रमुख दर्रे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दर्रे, दर्रे यानी कि पास, ठीक है। दर्रे यानी कि जो पास होते हैं, गलियारे होते हैं, ठीक है, रास्ते टाइप के, उसको बोलते हैं दर्रा। दर्रों में सबसे पहले चमोली से तिब्बत के बीच में, चमोली से तिब्बत के बीच में, ठीक है। तो कौन कौन से दर्रे स्थित हैं चमोली से तिब्बत के बीच में, नीति है, किंगरी बिंगरी है, ठीक है। नीति है, किंगरी बिंगरी है, लगातार पूछ जाते हैं, ठीक है। नीति, किंगरी बिंगरी क्या है, दर्रे हैं, ठीक है। माणा है, ठीक है। फिर डुंगरीला, डुंगरीला दर्रा भी इन्हीं के मध्य, ठीक है। फिर देखो बालचा, फिर है सलसल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलसल है। तंजुम है, कोई है, तंजुम है, कोई, भ्यूंडार, ठीक है, ये भी दर्रा, भ्यूंडार दर्रा भी है, ठीक है। चोर होती, लमलंग,
और घाटरलिया, ये सारे दर्रे कहाँ हैं? चमोली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, चमोली से तिब्बत के मध्य में स्थित है। कौन कौन से देखो, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोर होती। ठीक है, पूछा गया चोर होती, घाटरलिया, किंगरी बिंगरी, नीति, लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत के मध्य जो दर्रे हैं ये रही चमोली, पिथौरागढ़। चमोली पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से देखो, लातू धुरा है, फिर टोपी धूंगा। ठीक है, टोपी धूंगा है, मार्च योग है और 12 होती है। ठीक है, मार्च योग है, 12 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे कहाँ हैं? चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य हैं। अब देखते हैं चमोली और बागेश्वर। इनके मध्य कौन कौन सा देखो, सुंदर ढूंगा। ठीक है, सुंदर ढूंगा वाला जो दर्रा पड़ता है चमोली और बागेश्वर के मध्य पड़ता है। ठीक है, फिर देखो उत्तरकाशी, चमोली। चमोली और उत्तरकाशी के मध्य कौन सा है? कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चमोली और उत्तरकाशी के मध्य कौन सा है? कालिंदी दर्रा है। फिर देखो एक कुंवारी पास पड़ता है, कुंवारी दर्रा, ये कहाँ है? औली में स्थित। ठीक है, औली, कुंवारी दर्रा कहाँ है? औली में स्थित। तो ये सारे आपने ध्यान रखने, औली चमोली में ही पड़ता है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की पर्वत चोटियां, यहाँ के प्रमुख दर्रे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ के अन्य चीजें। ठीक है, देखो भूकंप के जोन, यदि आप भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप के ठीक है जोन 5 में ही आता है, जोन 5 में ही आता है। ठीक है, चमोली आता है, यानी कि अति संवेदनशील। ठीक है, अति संवेदनशील जिला, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा आप लोग। ठीक है, अति संवेदनशील जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग, अति संवेदनशील जिला, और क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी यहाँ से संभावना रहती है। ठीक है, यदि आप भूकंप की बात करते हैं तो 1803 में भूकंप से प्रभावित रहा था। ठीक है, भूकंप से प्रभावित, तो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा जो आपदा है, भूकंप की आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, 1803 का भूकंप ही है राज्य का सबसे बड़ा। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ था? केंद्र था बद्रीनाथ में, केंद्र बद्रीनाथ में था। ठीक है, और रिक्टर पैमाने पे इसका माप क्या था? 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता के साथ एक भूकंप आया था। ठीक है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा भूकंप। ठीक है, राज्य की सबसे तेज भूकंप जो हम कहेंगे 1803 में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखो प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से? एक तो यहाँ पर ग्लेशियर, संयुक्त ग्लेशियर जो वो है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी किसमें पड़ता है? चमोली प्लस बागेश्वर, 2 जिलों में इसका विस्तार है। इसके अलावा देखो दूनागिरी ग्लेशियर। ठीक है, दूनागिरी के अलावा हिपराम्बक, हिपराम्बक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिपराम्बक। उसके अलावा देखो बद्रीनाथ ग्लेशियर, एक बद्रीनाथ ग्लेशियर, फिर है सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंत है। और भागीरथी ग्लेशियर, देखो नदी कहां पड़ती है? उत्तरकाशी से निकलती है, टिहरी गढ़वाल में बहते हुए देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। लेकिन जो भागीरथी ग्लेशियर है वो कहां पड़ता है? चमोली में। बस यही तो आपने फर्क समझना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन लगातार कंफ्यूज करने के लिए, भागीरथी पर्वत कहाँ है, भागीरथी नदी कहाँ बहती है, भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में। ध्यान रखिएगा, भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में आता है। आगे देखते हैं प्रमुख नदियां, वहां का प्रमुख नदी तंत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो नदी तंत्र, नदी तंत्र। ठीक है, मुख्यतः कौन सी नदी है यहाँ की? अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, कहां तक बहती है, सारी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। अलकनंदा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
अलकनंदा जिसका प्राचीन नाम था विष्णु गंगा, इसके किनारे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो कहां से निकली, श्री सागर यानी कि सतोपंथ से, ठीक है, सतोपंथ सागर से, सतोपंथ झील से निकलती है, ठीक है, और कहां तक का जाती है, देवप्रयाग तक का, देवप्रयाग तक ये गंगा में मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग में गंगा एक बन जाती है, गंगा भागीरथी और इसका संगम गंगा बन जाता है, लेकिन देवप्रयाग से पहले इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं, और राज्य का सबसे बड़ा उपतंत्र है ये, सबसे बड़ा नदी तंत्र मैं कहूंगा कौन सा है, अलकनंदा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सी मिलती है, देखो यहां पर आती है सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती कहां पर मिलती है, केशव प्रयाग में, ठीक है, केशव प्रयाग, माणा में ही पड़ता है केशव प्रयाग। और कहां से मिल रहे, देखो दाएं ओर से, दाएं से मिल रहे, ठीक है, जो दाएं से मिल रहे हो इधर से मिलेंगे, जो बाएं से मिल रहे हो इधर से मिलेंगे, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बायां और ये दायां। तो सरस्वती नदी मिलती है केशव प्रयाग में, दाएं से आ रही है, ठीक है, और निकल कहां से रही है, रत्नाकोना से, ठीक है, रत्नाकोना से निकल रही है सरस्वती नदी, बहते हुए केशव प्रयाग में आती है, कहां पर, केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। उसके पश्चात देखो आगे को आते हुए छोटी छोटी इसमें ऋषिगंगा, सेकंड वगैरह छोटी छोटी धाराएं इसमें मिलती है, ठीक है। फिर एक नदी मिलती है विष्णु प्रयाग में, कौन सी आती है, पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा कहां पर आती है, विष्णु प्रयाग में, ठीक है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा मिल रही है। और ये कहां से निकल रही है, कुनगुल श्रेणी से, ठीक है, कुनगुल श्रेणी से निकल रही है धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। और कहां से मिल रही है, दाएं से, बाएं से मिल रही है, ठीक है, बाएं से, ये बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक है, बाएं से नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे की ओर में ये बायां हो जाएगा, ठीक है, ये बायां ओर है और ये दायां है, ध्यान रखिएगा। यहां से जो मिलेगी वो दाएं से मिलेगी और यहां से जो मिलेगी वो बाएं से मिलेगी, ठीक है। फिर नीचे को आते हैं, देखो इसमें मिल जाती है नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है, नंद प्रयाग में, ठीक है, नंदाकिनी नदी मिलती है, कहां पर मिलती है, नंद प्रयाग में मिल जाती है। और नंदाकिनी निकलती कहां से, नंदा घूंघटी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, नंदा घूंघटी से मिलती है। फिर देखो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, पिंडर, पिंडर नदी, ठीक है, कहां से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है आटागाड़, आटागाड़, ठीक है, आटागाड़ कहां से निकलती है, दूधातोली से, दूधातोली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट ना पेपर में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। पिंडर नदी कहां पर मिल गई, कर्णप्रयाग में। फिर आ जाओ रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में एक नदी आती है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी कहां से निकलती है, चौराबाड़ी से, ठीक है, चौराबाड़ी। तो ये मुख्यतः अलकनंदा नदी का तंत्र हो गया, ठीक है। इसमें अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, देखो अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर, देवप्रयाग तक का, ठीक है। देवप्रयाग में इसमें भागीरथी नदी मिल जाती है और वहां तक का 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। मंदाकिनी आती है इसमें जो कि 76 किलोमीटर है, ठीक है। पिंडर आती है इसमें 105 किलोमीटर है, नंदाकिनी आती है 56 किलोमीटर है, ठीक है। और पश्चिमी धौली गंगा कितनी है, 94 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा जो कि 94 किलोमीटर है, नंदाकिनी जो कि 56 किलोमीटर है। और यदि पूछे पंच प्रयागों में मिलने वाली नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, नंदाकिनी, मात्र 56 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। देखो फिर पिंडर 105 किलोमीटर है, पश्चिमी धौली गंगा 94 किलोमीटर है, ठीक है। और मंदाकिनी कितनी है, 76 किलोमीटर। और नंदाकिनी कितनी है, 56 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कहां कहां पर मिल रही है। इसके अलावा अन्य जो सहायक नदियां अलकनंदा की, उसके यदि आप चर्चा करते हैं अन्य सहायक नदियों में, देखो बालखिल्ली नदी, ठीक है, बालखिल्ली नदी इसकी सहायक नदी है। बिरही गंगा है, पाताल गंगा है,
विरही गंगा, ठीक है, पाताल गंगा, ये भी अलकनंदा की सहायक नदी, ठीक है, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ठीक है, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना। तो ये भी इसकी सहायक नदी है, बाकी ये पूरा नदी तंत्र अलकनंदा का। अब इसी के किनारे देखो विष्णुप्रयाग से ऊपर को आते तो यहाँ पर जोशीमठ पड़ता है, ठीक है, देखो जोशीमठ, तो किस ओर आ जाएगा? प्रैक्टिकली यदि आप पढ़ोगे तो जोशीमठ आ गया, तो किस ओर आ रहा है इसकी? ये आ रहा है बाएं ओर, ठीक है, तो जोशीमठ अलकनंदा के बाएं तट पर है, ठीक है। विष्णुप्रयाग से आगे जाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखते हैं पांडुकेश्वर, तो वो किस तट पर है? दाएं तट पर है, ठीक है। यहाँ देखो इसी के मध्य है, यहाँ बद्रीनाथ किस तट पर है? दाएं तट पर। देखो बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर दोनों दाएं तट पर है, जोशीमठ देखो बाएं तट पर है, नंदप्रयाग यहाँ पर पूरा फैला हुआ, ठीक है। इससे आगे जाके नंदा नगर यानी कि जो घाट ब्लॉक है यहाँ पड़ता है। उसके बाद आगे आते हैं आप देखो कर्णप्रयाग इधर पड़ता है, ठीक है, कर्णप्रयाग से इधर जाके ये पिंडर नदी ये बागेश्वर की ओर जाती है, और आटाघाट इसी के किनारे जो चांदपुर गढ़ी और हमारा गैरसैंण है सब आटाघाट के किनारे इस तरह, ठीक है। पिंडर नदी यहाँ से बागेश्वर को चली जाती है। मंदाकिनी देखो 76 किलोमीटर मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी के इससे पहले देखते हैं नंदाकिनी और जोशीमठ के मध्य में यहाँ पर गोपेश्वर पड़ता है, ठीक है, तो गोपेश्वर इधर पड़ता है, तो ये किस तट पर है? गोपेश्वर किस तट पर हो जाएगा? दाएं, ठीक है। और इससे यहाँ पड़ता है चमोली है बाएं तट पर, ठीक है। ऊपर गोविंद घाट भी पड़ता है। मंदाकिनी में मैं आपको रुद्रप्रयाग जिले में ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमारा अलकनंदा तंत्र कंप्लीट होता है। दोस्तों कल फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, क्लर्क के फॉर्म आ चुके हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा 400 कुछ पोस्टें उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं अभी जो तैयारी में नए आए हैं, या फिर जिनका अभी निकट में ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, या फिर पटवारी का एग्जाम होना है, या फिर जो पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं एक राय देना चाहूंगा। यदि आप में से किसी की तैयारी अच्छी नहीं है, देखो आपको तैयारी करनी है तो फुल तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल, ठीक है। यदि आपकी किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, पुलिस एग्जाम के लिए ज्यादा अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, आप नंबर नहीं खींच सकते हैं ज्यादा, ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश ना होइए। आपके पास क्लर्क के एग्जाम के लिए भी 3 महीना बचा है, ठीक है। अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पूर्ण करिए, ठीक है। बहुत सारा आपके पास समय है, 5 मार्च को उसका एग्जाम होगा, तो मतलब अभी काफी सारा समय हमारे पास है, आपके पास है तैयारी करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है। और जल्दबाजी में ना पढ़िए, समझकर पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, ठीक है। वन लाइनर से बचिए। वन लाइनर देखो यूकेपीएससी ने कल अपना नया सिलेबस दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग वन लाइनर तो अब गए, वन लाइनर तो बिल्कुल पूछेगा ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं बनाता यूकेपीएससी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैटर्न को समझो, पुराने पेपर देखो और उस हिसाब से तैयारी करो। और जिसकी मैं पुनः कहना चाहूंगा, जिसकी पुलिस एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी नहीं है, या फिर जिसकी पटवारी के एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी नहीं है, वो लोग अभी से क्लर्क की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। इसके लिए जल्दीबाजी में पढ़ने का अपना समय नष्ट ना करें, ठीक है। आपके पास मौका दोबारा आया है तो उस मौके को पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में होता क्या है ना, हम कई सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन याद कुछ नहीं होता है। तो जल्दीबाजी ना करिए, बिल्कुल भी समझ के पढ़िए, ठीक है। आगे के लिए पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। तो फिर से देखते हैं, देखो आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख ताल कौन कौन से हैं। प्रमुख ताल, ठीक है, ताल की बात करें तो सबसे पहले आता है रूपकुंड, ठीक है। रूपकुंड आता है, इसको कंकाली ताल इसको कहा जाता है, ठीक है, कंकाली ताल, या फिर रहस्यमयी ताल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रहस्यमयी ताल, ठीक है, रहस्यमयी ताल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखो हेमकुंड है, हेमकुंडी, ठीक है, यानी कि लोकपाल जी, ठीक है, लोकपाल जी। और इसके अलावा देखो होमकुंड है, ठीक है, होमकुंड, तो होमकुंड भी पड़ता है, रूपकुंड के आसपास होमकुंड पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सतोपंथ है, विरही ताल है, सतोपंथ जो कि त्रिकोण है, ठीक है, विरही ताल है, ये भी ध्यान रखिएगा, विरही ताल, इसे गौना झील भी कहा जाता है, ठीक है। सतोपंथ 3 कोनों वाला, ये भी पूछा गया। और विरही ताल क्या है? गौना झील इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो बेनीताल, आदि बद्री के आसपास ही पड़ता है, ठीक है, बेनीताल है। उसके अलावा देखो विष्णुताल है, विष्णुताल है, ठीक है। फिर देखो लिंगाताल है, ठीक है, या आंसरी ताल है, ठीक है, लिंगाताल या आंसरी ताल है, ठीक है। फिर
जो कि फूलों की घाटी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा सुखताल, सुखताल। सुखताल के अलावा देखो झलताल है, काक भुसुंडी ताल है, झलताल, काक भुसुंडी ताल, ठीक है, काक भुसुंडी ताल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखो इसमें आगे कौन कौन से, गोहना ताल है, नृसिंह ताल है, गोहना ताल, ठीक है, नृसिंह ताल। इसके अलावा अन्य जो ताल है देखो मणिभद्र ताल है, सिद्ध ताल है, मणिभद्र और सिद्ध ताल, ठीक है। ये सारे के सारे कहां पढ़ते हैं, चमोली में पढ़ते हैं। प्रमुख ताल में देखो कंकाली ताल, रूपकुंड या रहस्यमयी ताल इसको कहा था, ठीक है। इसके अलावा होमकुंड या लोकपाल, ठीक है, हेमकुंड या लोकपाल। होमकुंड है सतोपंथ जो कि त्रिकोण है, विरही ताल जिसको गोना झील कहा था, ठीक है, बेनी ताल है आदि बद्री के समीप पड़ता है, विष्णु ताल है, लिंगा ताल, आंचरी ताल, ठीक है, सुख ताल है, झल ताल, काक भुसुंडी ताल, गोहना, नृसिंह, मणिभद्र और सिद्ध ताल, ठीक है। यदि आप बुग्यालों की बात करते हैं, बुग्याल, बुग्याल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुग्याल है देखो सतोपंथ, सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ है। इसके अलावा घस्तोली, रताकोण, ठीक है, घस्तोली है, रताकोण है, रताकोण है, ठीक है, लक्ष्मी वन है, नंदकानन है, लक्ष्मी वन है, नंदकानन है। इसके अलावा देखो औली है, गुरसों है, ठीक है, औली बुग्याल है। फिर देखो गुरसों, गुरसों बुग्याल है। फिर देखो चित्रकांठा, चित्रकांठा बुग्याल है, ठीक है, कुंवारी बुग्याल है, कुंवारी पास भी था अभी हमने देखा था, और कुंवारी बुग्याल भी, ठीक है, कुंवारी बुग्याल है। इसके अलावा देखो चौफिट शिखर बुग्याल है, नाम देखो चौफिट शिखर है लेकिन क्या है, बुग्याल है, ठीक है, चौफिट शिखर है, ठीक है, ये बुग्याल है। इसके अलावा देखो कल्पनाथ बुग्याल है, कैला बुग्याल है, कल्पनाथ है, कैला है, बगजी है, ठीक है, बगजी बुग्याल भी है, ध्यान रखिएगा, बगजी। इसके अलावा देखो रूपकुंड बुग्याल है और बेदनी बुग्याल, ठीक है, रूपकुंड और बेदनी बुग्याल। रूपकुंड और बेदनी बुग्याल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बुग्यालों में देखो सतोपंथ बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, इनमें देखो कैला बुग्याल जो कि बद्रीनाथ के आसपास पड़ता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी सारे महत्वपूर्ण हैं ही, ठीक है। यदि राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान तो पढ़ना ऐसे चाहिए आप लोगों को ताकि आप लोग समझते हुए उसको क्लियर कर सकें, ठीक है, सारी चीजें समझते हुए चलो, मतलब बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी चीजें आपके मस्तिष्क में फिट होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक फिट हो जाए, मतलब स्वतः फिट हो जाए। आप जबरदस्ती उन्हें रट्टा मार के फिट करने का प्रयास करें, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जब मैं तैयारी करता था तो हमारे एक गुरुजी थे, ठीक है, चौधरी जी थे, आप लोग कई सारे लोग जानते होंगे उन्हें, धर्मपुर में स्टेनोग्राफी जो सिखाते हैं, ठीक है, तो वो कहा करते थे कि पढ़िए ऐसे कि दूसरों को आप पढ़ा सकें। हमेशा सदैव ये प्रयास कीजिए कि आप स्वयं को समझाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो खड़े होइए, दीवार के सम्मुख खड़े होइए, शीशे के सम्मुख खड़े हो, स्वयं को समझाइए। 2-4 दिन आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको चीजें स्वयं से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। इन चीजों को आप कभी भी अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसे पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको, ये उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग था, मतलब वहां पर जाते ही रोजाना यही चीजें वो बताया करते थे कि पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो आज भी आप लोग में से भी कई सारे लोग उनके साथ जुड़े होंगे, वहां पर टाइपिंग वगैरह सिखाई जाती तो आप लोग वहां पर गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ऐसे पढ़ना है आप लोगों को कि आप तो समझ में आ ही रहा है कि आप दूसरे को समझा सको। यदि आप दूसरे को समझाने का प्रयत्न करते हैं ना तो आप स्वयं से अच्छा सीखते हैं फिर, क्योंकि आपके अंदर किसी को समझाना है तो उसको समझाने का तरीका आपके अंदर आता है, वही तरीका मुझे भी तो चाहिए समझने के लिए। यदि मैं किसी को समझाऊंगा तो पहले मैं उसको उसी तरीके से समझूंगा ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद उस तरीके से पढ़ रहा हूं ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं उस चीज को, वरना मैं यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों को क्या बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए आगे चलो, बस। राष्ट्रीय उद्यान है, देखो राष्ट्रीय उद्यानों में हमने चर्चा करी थी फूलों की घाटी,
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, और चर्चा हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, यानी कि कल पिछली क्लास में। तो अब जरूरी नहीं समझता हूं कि अभी हम इसको चर्चा करें। अगला देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पड़ता है? चमोली में पड़ता है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 624 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1982 में, ठीक है। और इसको मुख्यालय कहाँ है इसका? देखो मुख्यालय इसका जोशीमठ में, ठीक है, जोशीमठ में इसका मुख्यालय, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पड़ता है? चमोली में, 624 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में, और मुख्यालय कहां है? जोशीमठ में, ठीक है। अगला है एक जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर में, देखो नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है, नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल कितना है? देखो 5860 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि 3 जिलों में, मुख्यतः चमोली, सबसे ज्यादा हिस्सा जो आता है इसका चमोली, उसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है, तीनों जिलों में इसका विस्तार है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल है 5860 वर्ग किलोमीटर, जो कि चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 1982 में देखो इसको पूर्व में जैव विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1988 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया, ठीक है, मैं लिख देता हूं 1988 में विश्व विरासत, ठीक है, विश्व विरासत। तो यहाँ पर विश्व विरासत, इसके अलावा फूलों की घाटी को भी 14 जुलाई 2005 हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा जो वन्य जीव है उनके लिए, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के लिए, ठीक है, 1982 में कांचुला खर्क में पूछा जाता है लगातार, ठीक है, कांचुला खर्क में 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ठीक है, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, कांचुला खर्क में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई, ठीक है। यदि आप खनिज की बात करते हैं, देखो खनिज, कौन कौन से खनिज यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं? देखो सर्वोत्तम, राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर है, राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कहां पर मिलता है? ये मिलता है चमोली के पीपल कोटी, ठीक है, पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना भी एक, और ये भी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित, ठीक है, पीपल कोटी। इसके अलावा मैग्नेसाइट भी यहां मिलता है, ठीक है, मैग्नेसाइट मिलता है, मैग्नेसाइट भी यहां चमोली में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो तांबा कहां कहां मिलता है? तांबा तो बिल्कुल आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, नागनाथ पोखरी है, नागनाथ पोखरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागनाथ पोखरी में तांबा मिलता है। इसके अलावा देखो धमेथी, ठीक है, यहां भी तांबा मिलता है, धमेथी, ठीक है, धनपुर और मोहनखाल, ठीक है, मोहनखाल लगातार पूछा जाता है, ठीक है, धनपुर और मोहनखाल यहाँ पर पर्याप्त तांबे के भंडार है। तो मोहनखाल क्वेश्चन में बन चुका है, ठीक है, मोहनखाल है, या फिर नागनाथ पोखरी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहनाखाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो टिन एकमात्र जिला है जिसमें टिन मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बनेगा, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर टिन पाया जाता है? किस जिले में टिन मिलता है? कहां पर मिलता है? चमोली में। एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर टिन मिलता है, पर्याप्त मात्रा में टिन मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये सारे फैक्टर आपने ध्यान रखना। बाकी कृषि की यदि चर्चा करें, देखो कृषि में लगभग सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चूंकि मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, इसमें इसका विस्तार है। आधा हिस्सा लगभग बर्फ से ढका ही रहता है, ठीक है। अधिकांश हिस्सा बर्फ में है, बाकी या फिर ऊंचे पहाड़ों में, ठीक है, या फिर ऐसे पर्वतीय एरिया है, ऐसे पहाड़ी एरिया जहां पर खेती कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए ज्यादा खेती यहाँ पर नहीं होती है। जितनी मात्रा में होती है तो उसमें सभी प्रकार की खेतियां, ठीक है, लगभग सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो नीचे किनारे हैं, ठीक है, जो नदी किनारे का एरिया, वहां पर आपको धान की खेती, गेहूं की खेती, सारी चीजें मिल जाती हैं। ऊपर आपको आलू की खेती, ठीक है, जो दालें हैं उनका उत्पादन अच्छी मात्रा में हो जाता है, ठीक है। जोशीमठ वगैरह का आलू काफी प्रसिद्ध भी है, ठीक है, पूरे उत्तराखंड में काफी फेमस है जोशीमठ वगैरह का आलू। तो कृषि में देखो थोड़ा थोड़ा मात्रा में सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अधिकांश हिस्सा क्या है इसका पर्वतों से ढका हुआ है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है। तो खेती फिर जाहिर सी बात है खेती कम ही होगी, या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें काट पाना, जिन्हें जहां पर खेत बना पाना मुश्किल है, तो खेती कहां से होगी, ठीक है। तो खेती कम मात्रा में होती है, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे कल परिवहन व्यवस्था, ठीक है, चमोली की परिवहन व्यवस्था, बाकी यहाँ के मेले, प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा और सभी लोग फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में समय क्या होता है ना, बाद में सारे लोग फॉर्म भरते हैं, गलतियां ज्यादा अपेक्षित हो जाती हैं फिर, ठीक है। अभी यदि आप फॉर्म भर देंगे तो आपकी गलतियां थोड़ा कम रहेंगी, क्योंकि आप सोच समझ के अच्छे से फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। और जिसकी, पुनः मैं कहना चाहूंगा, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है अभी पुलिस एग्जाम के लिए, तो वो लोग अभी से आप लोग क्लर्क एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप पहले पुलिस के लिए पढ़ोगे, जाहिर सी बात है सिलेक्शन नहीं होगा वहां पर। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अभी 17 दिन बचे हैं, वहां पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। आगे आप फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए टारगेट बनाएंगे, वहां भी नहीं होगा। तो टारगेट बनाकर मत चलिए, ठीक है। किसी एक एग्जाम को निकालने की मत सोचिए, आप केवल एग्जाम निकालने की सोचिए और उसके लिए मेहनत करने की सोचिए, ठीक है। स्मार्ट तैयारी कीजिए और बेहतर पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।